जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे आज की बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के भाषण ने मचाई धूम। जबरदस्त जन समर्थन मिलने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के भाषण को लेकर लगाए कई सारे आरोप। बताएंगे दोस्तों कैसे राहुल गांधी के वीडियो से भी छेड़खानी करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो बातें राहुल गांधी ने जमीनी स्तर की बताई है उसके बाद से ये मैसेज दूर तक गया है। बताएंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी। और राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाने के बाद बीजेपी की महिलाओं ने जो हस्ताक्षर किए हैं उस पर अब बीजेपी की नेत्री हेमा मालिनी की ओर से अपनी पार्टी को तगड़ा झटका दिया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में आदिवासी समाज के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने राजस्थान में पार्टी के लिए बिगुल फूका है। सांसद सरदार मनमोहन सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता की मौजूदगी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को लेटर लिखकर धन्यवाद कहा है। बताएंगे क्या कुछ लिखा गया है इस लेटर के अंदर दोस्तों। और हरियाणा हिंसा के बाद अब जमीनी स्तर पर और ज्यादा आपस में भेदभाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हरियाणा में मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार करने को लेकर बुलाई जा रही पंचायत का मामला। बताएंगे कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई है दोस्तों। इसी के साथ में तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर जबरदस्त अनियमितता की खबर सामने आई है दोस्तों। सीएजी की रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद भ्रष्टाचार भी इस मामले में सामने आ सकता है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा मणिपुर की जनता की जो एक एक बात बताई गई है वो पूरी तरीके से सच है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन यानी बीते दिन राहुल गांधी ने 12 बजे भाषण देना शुरू किया। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी का भाषण 6 घंटे के अंदर 13 लाख लोगों ने देखा, वो भी कांग्रेस पार्टी के केवल एक चैनल पर। और ऐसे ही फेसबुक की बात करें तो राहुल गांधी के भाषण को लगभग 15 लाख लोगों ने 6 घंटे के अंदर देखा है दोस्तों। यानी यूट्यूब और फेसबुक पर दोनों जगह राहुल गांधी का भाषण काफी वायरल नजर आया। इसके बाद अमित शाह और स्मृति ईरानी के बयान से आप तुलना करेंगे तो स्मृति ईरानी के बयान को 2 घंटे के अंदर मात्र 2500 लोगों ने बीजेपी के चैनल पर देखा, जबकि अमित शाह के बयान को 2 घंटे के अंदर मात्र 6800 लोगों ने देखा। और यही बीजेपी के दुख का सबसे बड़ा कारण है। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने लगभग 35 मिनट का भाषण दिया, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी के 35 मिनट के भाषण के दौरान 15 से ज्यादा मिनट तक लोकसभा का कैमरामैन केवल ओम बिरला यानी स्पीकर का चेहरा दिखाता रहा। और इस दौरान ओम बिरला एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे, यानी कैमरा ओम बिरला की तरफ था और ओम बिरला एक शब्द नहीं बोल रहे थे, लेकिन राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। यानी दोस्तों जो 35 मिनट का भाषण राहुल गांधी ने दिया है उसमें कम से कम 30 मिनट का राहुल गांधी का फुटेज होना चाहिए, उनका वीडियो होना चाहिए था, लेकिन लगभग आधे समय कैमरा स्पीकर के ऊपर लगाया गया है। यानी सोची समझी साजिश के तहत राहुल गांधी के भाषण को निष्क्रिय करने की कोशिश की गई। यानी राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं लेकिन वीडियो स्पीकर का दिखाया जा रहा है। और इसको जब आप स्मृति ईरानी के द्वारा दिए गए भाषण से कंपेयर करेंगे तो लगभग 50 मिनट तक स्मृति ईरानी ने भाषण दिया। इस दौरान ओम बिरला का चेहरा मात्र 4 मिनट दिखाया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि 4 मिनट से थोड़ा ज्यादा सेकंड ओम बिरला का चेहरा दिखाया गया होगा। बाकी पूरे समय 45-46 मिनट तक केवल स्मृति ईरानी का चेहरा दिखाया गया, क्योंकि वो भाषण दे रहे थे। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के केस में स्पष्ट तौर पर लग रहा था कि कैमरामैन को ऊपर से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, कोई ना कोई संदेश मिला है कि राहुल गांधी के भाषण को इफेक्टिव नहीं रहने देना है, यानी उनके भाषण को डाइवर्ट करने की कोशिश करनी है। लेकिन इसके बावजूद जो भाषण राहुल गांधी ने दिया है दोस्तों उसने पूरी तरीके से समा बांध दिया है। राहुल गांधी ने मणिपुर के मामले को लेकर कुछ ही ऐसे शब्द बोले जिससे भाजपा के लोग अपनी कुर्सी से उठ गए। राहुल गांधी ने कहा कि आपने पूरे देश के अंदर केरोसिन डाल दिया है, आपने पहले मणिपुर में केरोसिन डाला, हरियाणा में केरोसिन डाला और पूरे देश को आग लगा रहे हैं। मणिपुर के अंदर भारत की हत्या की गई, भारत माता की हत्या की गई। राहुल गांधी के इन्हीं भाषणों के बाद भाजपा के लोग अपनी कुर्सियों से उठकर जोर जोर से नारेबाजी करने लगे दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी ने मणिपुर में उनके दौरे की पूरी कहानी बताई, कैसे महिला ने उन्हें बताया था कि वो किन हालातों में रह रहे हैं, कैसे हिंसा लगातार फैल रही है। और ऐसे में दोस्तों बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी को 2018 के तर्ज पर बदनाम करने की कोशिश की। जैसे 2018 के अंदर राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आंख मारी है, इसके बाद राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने लोकसभा के अंदर फ्लाइंग किस दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर लगे इस आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसका वीडियो ही किसी के पास नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का एक छोटा सा क्लिप दिखाया जा रहा है जिसमें राहुल गांधी स्पीकर की तरफ मुड़े हुए हैं और हाथ आगे करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि मुझे बोलने दो। और भाजपा के लोगों का दावा है कि उन्होंने स्मृति ईरानी को देखकर ऐसा किया है। हालांकि दोस्तों स्मृति ईरानी और राहुल गांधी जिस लोकसभा के अंदर अलग अलग स्थिति में खड़े हैं उसे अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक राहुल गांधी और स्मृति ईरानी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। राहुल गांधी स्पीकर की तरफ मुड़ते हैं और उसके बाद हाथ से इशारा करते हैं। इस पर अशोक कुमार पांडे बोले, कहा असल दुख ये है कि ये नाम जप जप के थक जाती है और राहुल गांधी नाम लेना तो दूर, इनके
उनकी तरफ देखते भी नहीं है। अशोक कुमार पांडे की ओर से कही गई इस बात पर आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियों ने स्पीकर को इस मामले पर लेटर लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि जिन बीजेपी महिला सांसदों ने इस लेटर में अपने हस्ताक्षर किए हैं उसमें से एक नाम है हेमा मालिनी का, जिन्होंने सिग्नेचर करने के बाद बाहर निकलते हुए मीडिया से बात की और कहा कि मैंने कोई फ्लाइंग किस नहीं देखी। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि उन्होंने शिकायत करने को लेकर हस्ताक्षर क्यों किए हैं, साइन क्यों किया है। ये अपने आप में बीजेपी को ही दुविधा में डाल रहा है। दोस्तों भाजपा के लोग जो दावा कर रहे हैं उनके सांसद इसके इतर कह रहे हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरा एक राजनीतिक एजेंडा तैयार किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री स्मृति ईरानी ने 1:22 पर यह बात कही कि राहुल गांधी ने ऐसा किया है, जबकि CNN की पत्रकार पायल मेहता की ओर से 1:10 पर दावा किया गया कि लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की तरफ देखकर ऐसा किया है, इसीलिए बीजेपी की सांसद इस मामले की शिकायत करेंगे। आपको बता दें कि 12 मिनट के बाद स्मृति ईरानी ने भाषण में इसका जिक्र किया है। यानी दोस्तों भाजपा के लोग जो मिनट पर राहुल गांधी को टोक रहे थे, उन्हें 12 मिनट के बाद पता चला है, वो भी एक पत्रकार के पोस्ट करने के बाद कि राहुल गांधी ने ऐसा किया है। आप लोग समझ सकते हैं कैसे भ्रांतियां फैलाई जा रही है। दोस्तों आलम यह है कि अपने आप को न्यूज चैनल बताने वाले कुछ न्यूज चैनलों के पास राहुल गांधी की वो तस्वीर, वो फोटो भी नहीं है जिससे वो बता सके कि राहुल गांधी ने ऐसा किया है, और राहुल गांधी के किसी रैली का तस्वीर लगाकर फ्लाइंग किस दिखाते हुए अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। यानी मीडिया के अंदर भी एक ही भ्रांति को बार बार फैलाकर सच साबित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बुधवार को राजस्थान के मानगढ़ धाम पहुंचे। दरअसल दोस्तों पार्लियामेंट में राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे, मणिपुर में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा की बात कर रहे थे, तो भाजपा का एक सांसद खड़ा होकर राहुल गांधी से पूछता है कि आप राजस्थान कब जाएंगे। तो राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि अभी जाऊंगा, कुछ देर के बाद ही राजस्थान जाऊंगा। इसके बाद भाजपा का नेता शांत बैठ गया। दोस्तों राहुल गांधी कुछ घंटों के बाद ही राजस्थान के मानगढ़ में नजर आए, जहां पर आदिवासी समाज के तीर्थ स्थान से राहुल गांधी ने पार्टी के लिए कैंपेन लॉन्च किया है। दोस्तों आदिवासी समाज के प्रति राहुल गांधी ने अपनी भावना प्रकट की है और कहा कि आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी, उसके लिए मैं आदिवासी समाज का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके बाद उन्होंने बीजेपी की नीति को लेकर भी कहा कि भाजपा ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। वनवासी का मतलब वो होता है कि जो जंगल में रहता है। बीजेपी कहती है कि आप आदिवासी नहीं, आप वनवासी है। ये आपका अपमान है, ये भारत माता का अपमान है। हम यानी कांग्रेस पार्टी के लोग आपको आदिवासी कहते हैं, ये पूरा भारत आपका है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी RSS चाहती है कि आप जंगल में रहे, वो आप पर वनवासी का ठप्पा लगाना चाहते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि आप इस देश के मालिक है, ये आपकी जमीन है, यहाँ आपको हक मिलना चाहिए। आप आदिवासी थे, आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। आदिवासी और वनवासी शब्द में काफी अंतर है। दोस्तों आदिवासी शब्द का मतलब होता है जो काफी पुरातन समय से इस भूमि पर रह रहा है, यानी सबसे प्राचीन काल से वो रह रहे हैं, यानी उनका अधिकार इस भूमि पर, इस जमीन पर, भारत पर सबसे पहला बनता है। कांग्रेस पार्टी इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि राहुल गांधी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी वनवासी शब्द का इस्तेमाल करके आदिवासी समाज के लोगों को केवल वन तक सीमित रखना चाहती है और उनके जमीनों को हड़पने की कोशिश करना चाहती है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों इंडिया गठबंधन के नेता और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सेवा बिल को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा मिल रहे समर्थन को लेकर अपना धन्यवाद प्रकट किया है। उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, शरद पवार, MK स्टालिन, हेमंत सोरेन और KCR समेत अन्य नेताओं को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन को विशेष धन्यवाद चिट्ठी लिखी है। ये दोनों वरिष्ठ नेता हैं दोस्तों जिनकी स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद वो राज्यसभा के अंदर दिल्ली सेवा बिल का विरोध करने के लिए आए। अरविंद केजरीवाल सरकार का समर्थन करने के लिए आए। राहुल गांधी को लिखे लेटर में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि आपने GNCTD अमेंडमेंट बिल का विरोध किया। हम लोग आगे भी एक साथ मिलकर काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई ये टिप्पणी इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत है दोस्तों, और अरविंद केजरीवाल को भी समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी केवल ऊपर की बातें करके समर्थन नहीं कर रही है, बल्कि दिल से समर्थन कर रही है। और यही बड़ा कारण है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी वोट डालने के लिए राज्यसभा के अंदर आए थे। साथ साथ दोस्तों अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी सब ने लोकसभा में भाषण के दौरान परिवारवाद, अपराध मुक्त, इस तरीके के भाषण दिए, लेकिन हकीकत आपको बता दें कि लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं 30% दागी सांसद। सबसे ज्यादा बीजेपी के नेताओं के दामन पर दाग है। देश की सियासत में राजनेताओं और अपराध का चोली दामन का साथ रहता है दोस्तों, और देश की ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसमें आपराधिक मामले वाला कोई नेता ना हो। ADR की रिपोर्ट ने हाल फिलहाल के अंदर दावा किया है कि लोकसभा के अंदर करीब 30% सांसद ऐसे हैं जो दागी हैं। इनमें से 17% सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। देश के चुनाव और उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने वाली ADR यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि 542 सांसदों में से 179 सांसदों के खिलाफ अपराध
के कई मामले दर्ज हैं, जो कुल संख्या का 33% है। 114 के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। ठीक उसी तरह राज्यसभा के अंदर 228 सांसदों में से 51 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 20 के खिलाफ संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर बीजेपी के नेता हैं। अगर आप आंकड़े की बात करेंगे तो बीजेपी के टोटल सांसद में से 32% सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या का 15% लोग हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। यानी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तुलना में परसेंटेज की बात करें तो भी दोगुनी बीजेपी के अंदर अपराधी सांसदों की संख्या है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी पर महिला सांसदों का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, वो उसी लोकसभा में मौजूद थे जहां पर बीजेपी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई सारे मामलों में लगातार जांच चल रही है और बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जिन पर महिला विरोधी अपराध के कई मामले चल रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ हरियाणा के अंदर 50 पंचायतों के माध्यम से मुसलमान व्यापारियों के बहिष्कार करने की बातें सामने आने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने कोर्ट से दखल देने की मांग की है। नूही हिंसा के बाद रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर जैसे 50 से अधिक महापंचायतों के माध्यम से मुसलमान व्यापारियों के प्रवेश पर रोक लगाने की बातचीत चल रही है। यानी दोस्तों, एक और समाज के अंदर विभाजन को और ज्यादा खतरनाक किया जा रहा है तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर दो समाज या किसी भी समाजों के बीच में आपस में आर्थिक गतिविधियां नहीं होगी तो क्या इससे देश की आर्थिक स्थिति पर फर्क नहीं पड़ेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जरूर पड़ेगा और ओवरऑल नुकसान देश के लोगों का ही होने वाला है। एक तो सामाजिक दूरियां बढ़ेंगी और दूसरी ओर आर्थिक स्थिति भी देश की खराब होगी। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। और क्या सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर इंटरवीन करनी चाहिए और किस तरीके का फैसला लेना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राहुल गांधी मानगढ़ पहुंचे तो उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद किया है। बताया है कि आदिवासियों के संबंध में इंदिरा गांधी ने उन्हें एक किताब दी थी, इसके माध्यम से उन्होंने आदिवासियों के बारे में जानकारी ली। और आज अशोक गहलोत सरकार आदिवासी समाज के लिए एक से बढ़कर एक बड़े काम कर रही है। साथ साथ दोस्तों, राहुल गांधी जब संसद के अंदर लोकसभा में भाषण देने के लिए जा रहे थे तब उनकी गाड़ी के सामने एक स्कूटी सवार आया और लड़खड़ाकर गिर गया, यानी बिना किसी टकराव के अपने आप आकर गिर गया। राहुल गांधी की नजर जब पड़ी तो उन्होंने गाड़ी से उतरकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा कि चोट तो नहीं लगी। मदद करने के लिए राहुल गांधी आगे बढ़े और उन्होंने उस व्यक्ति से कई मिनट तक बातचीत की है दोस्तों। और इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको पता है कि अगर राहुल गांधी की जगह इस तरीके का गेस्चर किसी तथाकथित बड़े नेता ने दिया होता तो आज देश भर के अंदर मीडिया सारे काम धंधे छोड़कर केवल इसी वीडियो को चला रही होती। लेकिन राहुल गांधी की ओर से जो किया गया है दोस्तों, इसकी सराहना जरूर होनी चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हत्या के प्रयास और दंगों के लिए ये मामले दर्ज किए गए हैं। यानी आंध्र प्रदेश की राजनीति अब इस लेवल पर आ गई है कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। YSRCP और TDP के बीच में मुकाबला काफी ज्यादा एग्रेसिव होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई सारी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। वहीं पर हरियाणा के नूह में हुए हिंसा के मामले को लेकर डिप्टी CM का एक बड़ा बयान आया है। डिप्टी CM बोले, कहा नूह में स्थिति का आकलन करने में प्रशासन विफल रहा है। सुरक्षा बलों को इलाके में ठीक से तैनात नहीं किया गया था। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला उसी पार्टी उसी सरकार का हिस्सा है जिस सरकार के अंतर्गत ये प्रशासन आता है दोस्तों। और अगर प्रशासन विफल हुआ है तो इसका सीधा मतलब है सरकार विफल हुई है। और सरकार अगर विफल हुई है तो डिप्टी CM उसी सरकार का हिस्सा है, तो उनको सबसे पहले सामने आकर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला दोनों तरीके से खेलना चाहते हैं। एक तो सरकार में बने रहना चाहते हैं और दूसरा नूह के इलाके के अंतर्गत आने वाली विधानसभा के अंदर अपना प्रभाव रखना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो इस हिंसा के बाद बीजेपी का पक्ष लेंगे तो नूह के इलाके में आने वाली कुछ सीटों पर उनका जीतने का चांस ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में वह अपनी राजनीति को बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं और दूसरी ओर अपने ही प्रशासन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं दोस्तों, उसकी आलोचना कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ दोस्तों, अमित शाह लोकसभा के अंदर भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि यूपीए के अंदर कई सारे घोटाले हुए, 2G घोटाला, आदर्श घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला यूपीए ने किया, इस तरीके की बातें कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस दौरान मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता श्रीमंत सिंधिया मौजूद थे और वो मुस्कुरा रहे थे। यानी आपको पता होगा कि यूपीए की जब सरकार 10 साल चली, जिस दौरान भ्रष्टाचार के ये आरोप अमित शाह लगा रहे हैं, उस दौरान बड़े बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री रह चुके हैं। इनमें से कई घोटाले तो उनके मंत्रिमंडल को लेकर ही शायद अमित शाह जिक्र कर रहे होंगे, लेकिन राजनीतिक मजबूरी के कारण उनको खुलकर अपना ही अपमान सहना पड़ रहा है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अजीत अंजुम बोले, कहा ये श्रीमंत सिंधिया जी को क्या हुआ है, सन्नाटे में क्यों दिख रहे हैं? यानी पीछे बीजेपी के लोग नारेबाजी कर रहे हैं लेकिन वो चुपचाप हंस रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि अंदर ही अंदर उनको पता है कि यूपीए गठबंधन में घोटाले की जो बात कही जा रही है ये सीधे
तौर पर सिंधिया पर ही निशाना है। साथ साथ दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह रातों को ठीक से सो नहीं पा रहे। उन्होंने मुझे 3 बजे फोन कर मणिपुर पर चर्चा की। मणिपुर में आज जो भी हालात है उससे पीछे कांग्रेस पार्टी की कारस्तानियां है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से यह दावा किया गया है। यानी दोस्तों अमित शाह रात में सो नहीं पा रहे और इसीलिए हमें मान लेना चाहिए कि मणिपुर को लेकर वो अच्छे कदम उठा रहे हैं, बड़े कदम उठा रहे हैं। यानी एक अजीबोगरीब सा तर्क दे रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें दोस्तों 7.5 लाख ऐसे बेनिफिशरीज यानी लाभार्थी हैं जिनका फोन नंबर 999910/9 है। इसके बाद लोगों ने सवाल पूछा है कि ये कैसा अजूबा है कि एक ही तरीके का फोन नंबर 7.5 लाख लोगों का हो सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों एक बड़ी अनियमितता की जानकारी तो किसे कहा जा सकता है। सीएजी की रिपोर्ट में ये खुलासा होने के बाद इस मामले पर अब जांच की मांग विपक्ष करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ 26 पॉलिटिकल पार्टी इंडिया पर आम आदमी पार्टी बोली, कहा राष्ट्रीय तस्वीर आने वाले दिनों के अंदर साफ होगी। हम लोग गुजरात के अंदर भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने 26 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में आगामी राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सभी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने अगली बैठक तक इंतजार करने के लिए कहा है, जबकि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़ने जा रही है। खासकर लोकसभा चुनाव की बात उन्होंने की है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने बरेली जनपद के बहेड़ी कोतवाली के अंदर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बहेड़ी पुलिस के खिलाफ आए दिन मिल रही शिकायतों को लेकर डीजीपी को पत्र लिखा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस की मिली भगत से बहेड़ी क्षेत्र में नशे और जुआ का काला कारोबार फल फूल रहा है। साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के 22 मौजूदा विधायकों के कट सकते हैं टिकट। कमलनाथ के इशारे पर दे दिया बड़ा संकेत। मंगलवार को भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि जिनको टिकट देना है उन्हें इशारा दे दिया गया है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि मौजूदा विधायकों में से 22 के टिकट कट सकते हैं। राज्य में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। साथ दोस्तों भारत की आजादी में आरएसएस का योगदान नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया था। दरअसल दोस्तों बिहार के अंदर सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और आरएसएस के इतिहास को फिर से लोगों को याद दिलवाया है। आपको बता दें कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था 1942 के अंदर, और इसके बाद इसकी सालगिरह मनाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातें कही है। साथ दोस्तों बाबरी मस्जिद को लेकर नरसिम्हा राव सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि 1992 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था तब बीजेपी के नेता विजय राजे सिंधिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को आश्वासन दिया था कि बाबरी ढांचे को कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपने मंत्रियों की सलाह के खिलाफ सिंधिया की बात पर विश्वास किया। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के विमोचन पर पवार ने यह दावा किया है। बाबरी ढांचा विध्वंस के समक्ष रक्षा मंत्री रहे। पवार ने कहा कि वह तत्कालीन गृह मंत्री और गृह सचिव के साथ बैठक में मौजूद थे। शरद पवार ने कहा कि मंत्रियों का एक समूह था और उसमें मैं भी एक था। ये निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री को संबंधित पार्टी के नेताओं की बैठक बुलानी चाहिए। उस बैठक में विजय राजे सिंधिया ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया था कि बाबरी ढांचे को कुछ नहीं होगा। पवार ने इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है दोस्तों। ऐसे में कई सारी और भी बातें इस बुक के अंदर कही गई है। साथ साथ आम आदमी पार्टी का दावा का हरियाणा में सरकार की लापरवाही की वजह से दिल्ली में बाढ़ आई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली में आईटीओ यमुना बैराज के बाढ़ के दौरान 4 गेट नहीं खोले जाने पर हरियाणा के चीफ इंजीनियर हुए सस्पेंड और कई इंजीनियर पर चार्जशीट हुई है। बाढ़ के समय दिल्ली को डुबाने की साजिश करने पर दिल्ली की जनता बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। सत्यमेव जयते पूरी रिपोर्ट दिखाई गई है, जिसमें भास्कर में बताया गया है कि हरियाणा में यमुना कैनाल के चीफ इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। चार्जशीट भी दाखिल की गई है। बाढ़ के समय दिल्ली के आईटीओ बैराज को नहीं खोलने का यह पूरा मामला है। साथ साथ दोस्तों संसद के विशेष अधिकार समिति ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को भेजा है नोटिस। आपको बता दें कि राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने बिना सांसदों को पूछे हुए उनके नाम पर सिग्नेचर करते हुए प्रस्ताव संसद के अंदर रख दिया था और इस पूरे मामले पर प्रिविलेज मोशन चलाया जा सका है। साथ साथ दोस्तों संसद में राहुल गांधी के भाषण पर बीएसपी के सांसद ने कहा कि राहुल गांधी से ज्यादा उम्मीद थी। बीएसपी के सांसद ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में राहुल गांधी मणिपुर हिंसा से जुड़े सवाल नहीं उठा सके। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक था। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से मणिपुर मामले पर बोलने की उम्मीद थी, लेकिन राहुल गांधी जोरदार तरीके से लोकसभा के अंदर मणिपुर का मामला नहीं उठा पाए। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने जिस जोरदार तरीके से भाषण दिया था शायद ही कोई नेता इन 3 दिनों के अंदर कर पाए, लेकिन क्योंकि बीएसपी को भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के साथ बिल्कुल एकदम खिलाफ नहीं होना, तो शायद यही बड़ा कारण है कि बैलेंस होकर ये बयान दे रहे हैं। वहीं पर लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस को खत्म करने की तैयारी, कांग्रेस के संपर्क में 13 एमएलए है। कुमारस्वामी बोले, कहा नहीं टूटने देंगे पार्टी। देश में अगले साल आम चुनाव होने जा रहे हैं, इससे पहले राजनीतिक दल जोड़ तोड़ और गठबंधन की राजनीति में जुट गए हैं। कर्नाटका के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी भी अब राजनीतिक गुना भाग करने में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के क्षेत्रीय राजनीतिक दल जेडीएस पर अपनी नजर बनाई हुई है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस जेडीएस के विधायकों की खरीद फरोख्त करने की मुहिम में जुटी है। ऐसे में वो जेडीएस के विधायकों को पूरी तरीके से अपने साथ में लाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि जेडीएस के इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था और जेडीएस से ज्यादा सीटें जीती थी, जिसके बाद दोस्तों जेडीएस के नेताओं को समझ में आने लगा होगा कि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत होती जा रही है और वैसे भी सत्ता पक्ष के साथ आने के लिए नेता हमेशा तैयार रहते हैं और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जेडीएस पार्टी के अंदर बड़ी फूट हो सकती है। 13 विधायकों के संपर्क में होने की बातें भी कही जा रही है। अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत मातरम।